इन्ना ने मेरी मां नू रुलाया है ते मेरी मां इन्ना दे करके ही मरी है। कसम में उस खुदा दी मैं हुण 100 मावां नू रुलावांगा। ज्यादा से ज्यादा फांसी। खुदा तुम मेरी हस्ती को भी महबूस कर देता। अगर खुदा 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, खुदा का नाम। अपने पागलपन, जनूनियत और इंतकाम की आग में एक शख्स इस हद तक आगे निकल गया कि उसने 100 माओं के लखते जिगर को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर कर तेज़ाब में डाल दिए और 20वीं सदी के पहले दिन पूरे पाकिस्तान की सुर्खी बनने वाले जावेद इकबाल ने सबको आबदीदा कर दिया। मुकम्मल कहानी जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें और मेरे चैनल ऑथेंटिक फैक्ट्स बाय खान को सब्सक्राइब करें। 22 नवंबर 1999 पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार रोज़नामा जंग में एक पार्सल मौसूल होता है। ये पार्सल काफ़ी वज़नी था और इसे जमील चिश्ती, जो कि रोज़नामा जंग के एडिटर क्राइम थे, उन तक पहुंचा दिया जाता है। जमील चिश्ती जब इस पार्सल को खोलते हैं तो उन्हें इसमें से तकरीबन 75 बच्चों की तस्वीरें मिलती हैं और इसके साथ एक ख़त भी था जिसमें लिखा था कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया है। मैंने एक आले के ज़रिए इन बच्चों का गला दबा कर इन्हें मारा, फिर उनके जिस्म के टुकड़े किए और तेज़ाब में डाल दिए। इस ख़त पर भेजने वाले का नाम जावेद इकबाल और घर का पता राबी रोड 13B लिखा था। इस ख़त ने जमील चिश्ती को परेशानी में डाल दिया और उन्हें क्या पता था कि ये केस न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा क्राइम केस होने जा रहा है। जमील चिश्ती अपने दोस्त के साथ एक तंग गली से होते हुए उस घर के पते पर पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर ताला था। ये पड़ोसियों की सीढ़ी से जब दीवार फैलाकर घर में दाखिल होते हैं तो एक कमरे में बड़ी बड़ी 2 बोरियां पड़ी थी, जिसमें एक बोरी पर लिखा था 100 बच्चों के कपड़े और दूसरी बोरी पर लिखा था 100 बच्चों के जूते और बराबर में एक कागज़ पर लिखा था कि स्टोर में जाएंगे तो आपको ड्रम नज़र आएंगे जिसमें तेज़ाब है और एक ड्रम में अभी भी बच्चों के जिस्म के एज़ाब पड़े हैं। जब जमील चिश्ती इस ड्रम को खोलने की कोशिश करते हैं तो तेज़ाब से उनके हाथ जल जाते हैं और अगले दिन जंग अखबार में खबर शाया होती है 100 बच्चों के कत्ल का इंकिशाफ, क्योंकि खबर अभी पक्की नहीं थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस पुरअसरार शख्स जावेद इकबाल के माजी में झांकना पड़ेगा। दोस्तों, जावेद का जन्म एक अमीर घराने में होता है और उसके भाई के बकौल वो बचपन से ही शातिर दिमाग और खुदसर था। अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी हद तक भी चला जाता था और अक्सर व बेशतर घर वालों के लिए परेशानी का बायस बनता था। कॉलेज के दिनों में 200 सीसी बाइक रखने और आलीशान घर में रहने वाला जावेद अपने क्लासमेट्स के लिए रोल मॉडल था। कॉलेज के दिनों में भी जावेद अपने से छोटी उम्र के लड़कों के साथ देखा जाता। वो उन्हें घुमाता फिराता और उन पर पैसे लुटाता था। जावेद का वालिद काफ़ी परेशान था और उसने इसकी ज़िंदगी संवारने और मसरूफ़ रखने के लिए लोहे का कारखाना खोलकर दे दिया। जब जावेद ने देखा कि उसका वालिद हर जगह उसका साथ दे रहा है तो उसका हौसला और भी बढ़ गया कि उसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। दूसरी तरफ जावेद अपने कारखाने में बड़े लोगों की बनिस्बत छोटे बच्चों को तरजीह देता, इसलिए नहीं कि वो कम मुआवजा लेते बल्कि इसलिए कि वो बच्चों की तरफ राग़िब होता था और हमजिन्स परस्ती जैसी गलीज़ बीमारी में मुब्तला था। बच्चों की तरफ उसकी रग़बत कैंसर की तरह बढ़ती जा रही थी। एक मुकाम पर आकर उसका वालिद भी बेबस हो गया और जावेद को शादी करने पर आमादा करता रहा। जावेद शुरू में इनकार करता रहा, लेकिन आखिरकार उसने हामी भर ली और 1983 में 22 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी जाती है। और बाद में पता चलता है कि जावेद ने ये हामी उस लड़की के छोटे भाई की वजह से भरी थी। बजाय इसके कि उसका इलाज करवाया जाता, उसकी शादी करवाना मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी गलती थी और ये शादी सिर्फ 1 साल तक बरकरार रही। इसी दौरान जावेद एक बच्चे के साथ बदफेली का मुर्तकिब होता है जिसका वालिद एक असर रसूख वाला शख्स था। पुलिस जावेद को गिरफ़्तार तो कर लेती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जावेद फिर सलाखों के बाहर होता है
اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں جاوید کو لگا کہ آپ کچھ بھی کر کے آزاد گھوم سکتے ہو۔ دوستو، جاوید کے والد کی وفات کے بعد اس کے حصے میں 35 لاکھ کی رقم آتی ہے۔ یہ ایک چھوٹے گھر میں شفٹ ہو گیا اور ساتھ ہی اپنی ہوس کے مد نظر ایک ویڈیو گیم کی دکان کھول لی، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کی دکان پر صبح سے لے کے شام تک بچوں کا رش ہوتا۔ یہاں پر جاوید نے اپنی گھنونی ٹیکٹکس استعمال کرنا شروع کر دیں۔ وہ کچھ پیسے زمین پر گرا دیتا اور طاق میں بیٹھ جاتا کہ کوئی بچہ یہ نوٹ اٹھائے گا۔ اس کے بعد بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کرتا، ان کی تلاشی لیتا اور جس بچے سے پیسے برآمد ہوتے اسے پیچھے کمرے میں تفتیش کے بہانے لے جا کر بدفعلی کرتا۔ کچھ عرصہ تو جاوید کی یہ ترکیب کامیاب رہی، لیکن اس کے بعد بچوں کے والدین کو جب اس کی اس غلیظ حرکت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں جانے سے روک دیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ جاوید کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ جاوید ابھی تک اپنی ہوس تو پوری کر رہا تھا، لیکن اس دوران کوئی بچہ جان کی بازی نہیں ہارا تھا۔ کہانی میں ٹوئسٹ تب آیا جب جاوید ایک دن کم عمر مالشی کو گھر بلا کر اسے زیادتی کا نشانہ بناتا ہے۔ بچہ وقتی طور پر تو چلا جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے وہ اپنے دوست کے ساتھ جاوید کے گھر جاتا ہے۔ جاوید کو سوتا پا کر وہ بچہ جاوید کی ہی بندوق کا بٹ اس کے منہ پر دے مارتا ہے اور جاوید کو لہو لہان کر دیتا ہے۔ جاوید کوما میں چلا جاتا ہے اور کئی مہینے اس کا علاج چلتا رہا، اور اس دوران اس کے علاج کے خرچے کے لیے اس کا سب کچھ بک جاتا ہے۔ جاوید جب ہوش میں آیا تو اس کی ماں اس کی وجہ سے کافی روتی تھی، اور کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں وہاں پر اس ذہنی کیفیت میں جو کہ ایک بہت ہی غیر صحت مند تھی، اور جسمانی طور پہ وہ غیر صحت مند ہے، ذہنی طور پہ اب وہ بیمار ہوتا جا رہا ہے، تو ماں کی موت نے اس کو ٹریگر کیا، اور وہ ایک ایسی ذہنی کیفیت میں چلا گیا کہ اس کے بعد اس کے لیے ایک طرح سے موت کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ میں نے اب مرنا تو ہے ہی۔ اور اب وہ ٹھان لیتا ہے کہ ان دو لڑکوں کی وجہ سے میرا سب کچھ برباد ہو گیا، اور میری ماں کو بھی اذیت ملی، اور وہ چل بسی۔ اس نے ٹھان لیا کہ اب میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا اور ان کے لختے جگر کو بے دردی سے ماروں گا۔ جاوید کا طریقہ واردات یہ تھا کہ اس کے 3 کم عمر ساتھی مینار پاکستان، داتا دربار اور اس کے قریب بس اسٹینڈ سے کم عمر مالشی یا گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کو کسی نہ کسی طرح اکسا کر اس کی طرف لے آتے۔ یہ پہلے ان کے کپڑے تبدیل کرواتا، ان کی تصویر بناتا، انہیں کھانا کھلاتا، اور ان کے ساتھ بدفعلی کے بعد ایک آلے کی مدد سے ان کی گردن کو دبوچ کر قتل کر دیتا تھا۔ ان کے جسم کے اعضاء کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیتا، اور کچھ دنوں بعد ان کی باقیات کو دریائے راوی میں پھینک آتا، اور اس طرح اس نے 6 ماہ کے اندر 100 بچوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے بعد جاوید اقبال نے ڈی جی لاہور کو تفصیلاً خط لکھا کہ میں نے 100 بچوں کو مار دیا ہے۔ انہوں نے جب ایک ٹیم اس کے گھر بھجوائی تو انہوں نے واپس آ کر یہ رپورٹ دی کہ یہ ایک نارمل آدمی ہے، یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جاوید اقبال نے وہی خط جنگ اخبار کے کرائم ایڈیٹر جمیل چشتی کو بھجوا دیا۔ جب یہ خبر جنگ اخبار میں شائع کی گئی تو پولیس حرکت میں آ گئی، اور انہوں نے جگہ جگہ چھاپے مارنا شروع کر دیے، لیکن جاوید کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پولیس کو جاوید کی بہن سے پتہ چلا کہ اس کے پاس 10-10 ہزار کے 3 چیک ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ جب اس کے پاس پیسے ختم ہوں گے تو یہ ضرور کسی نہ کسی بینک کا رخ کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جیلم کے پاس رائے عالمگیر کے ایک بینک میں یہ اپنے 3 کم عمر لڑکوں کے ساتھ گیا اور ساجد کو چیک کیش کروانے کے لیے بینک کے اندر بھیج دیا، اور اسی دوران وہاں پولیس کو آتا دیکھ کر جاوید وہاں سے بھاگ نکلا، جبکہ پولیس ساجد کو پکڑ کر لاہور لے آئی۔ پولیس ابھی تک جاوید کو پکڑنے میں ناکام رہی، لیکن سال کے آخری دن جاوید خود جنگ کے دفتر جا کر گرفتاری دے دیتا ہے۔ 4 بچے گھروں کو واپس آ گئے، پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا۔ کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ شاہین صاحب کس طرح
दोस्तों अब जावेद ने पुलिस के सामने भी अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया था और ये इतना बड़ा सानिया था कि पूरे लाहौर में खौफ व हिरास फैल गया और हर तरफ गुम होने वाले बच्चों के लवाहिकीन की चीखों पुकार सुनी जा रही थी। सिर्फ 57 बच्चों की शिनाख्त हो पाई थी क्योंकि ज़्यादातर बॉडीज़ तेज़ाब में डिज़ोल्व हो चुकी थी या फिर तल्फ कर दी गई थी। दोस्तों जावेद को उसके तीनों साथियों के साथ अदालत में पेश किया जाता है और 18 फरवरी 2000 को फैसला कुछ यूँ सुनाया गया कि जावेद के साथी साजिद को 686 बरस, नदीम को 186 बरस, जबकि 13 साला साबिर को 42 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दूसरी तरफ न जाने जावेद के शातिर दिमाग में क्या चल रहा था। सब कुछ तस्लीम करने के बाद भी वो ख़ुद को मासूम ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा था। वो ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश में लगा कि ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि लोगों में शऊर उजागर हो सके कि आए दिन कितने बच्चे किडनैप होते हैं। उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट ये भी दी कि ये कत्ल उसने नहीं किए बल्कि इसके पीछे कुछ और लोग शामिल थे, लेकिन इसकी किसी भी स्टेटमेंट पर ध्यान दिए बगैर उसे ऐसी सज़ा सुनाई जाती है जो पाकिस्तान की तारीख़ में आज से पहले किसी को नहीं सुनाई गई थी। He should be strangulated as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 APPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his death. दोस्तों इस फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान में एक बहस छिड़ गई और बहुत सारे फॉरेन मीडिया और NGOs ने जज के इस फैसले को जज्बाती करार दिया। दूसरी तरफ जमील चिश्ती अदालत का मंजर बयान करते हुए कहते हैं कि मेरा ये ख्याल था कि ये फैसला सुनने के बाद जावेद का मुंह उतर जाएगा, लेकिन मेरी तवक्कुआत के बरक्स जावेद बिल्कुल पुरसुकून था और मुस्कुरा रहा था। इस बात ने उन्हें मज़ीद हैरत में डाल दिया कि आखिर इस शख्स के दिमाग में चल क्या रहा है। अभी सज़ा की बात चल रही थी कि कुछ महीने के अंदर कोट लखपत जेल से खबर आती है कि जावेद और उसके साथी साजिद ने रात को ख़ुदकुशी कर ली है और ये कहानी एक अधूरा मोड़ इसलिए छोड़ गई कि देखने वालों का कहना है कि जिस तरह से उनकी लाशें फंदे के साथ लटकी थी उस तरह से ख़ुदकुशी का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या पता जावेद अकेला ना हो, किसी को ये डर हो कि जावेद उनका राज भी फाश ना कर दे। दोस्तों आखिर में एक बात ये करूँगा कि खुदारा बचपन से ही अपने बच्चों की आदत और रवैयों में तब्दीली पर नज़र रखें। हम शुरू में इन चीज़ों को नज़रअंदाज तो कर देते हैं, लेकिन बाद में यही छोटी छोटी आदत उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। आप इस सारी सूरत हाल के बारे में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे आने वाली वीडियोस की बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।